हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेट जेआरएफ के लिए और भी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य को जोड़ने वाले प्रमाण का स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए सिक्का साक्ष्य, बी है पुरालेख विधा साक्ष्य, सी है चीनी साक्ष्य और डी है प्राचीन ऐतिहासिक मूर्ति विधा साक्ष्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरालेख विधा साक्ष्य। भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य को जोड़ने वाले प्रमाण का स्वरूप पुरालेख विधा से मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु से जैन दीक्षा ली थी और श्रवणबेलगोला में जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा जाता था और ये दक्षिणी जैन भी कहे जाते थे। चंद्रवस्ती नामक एक मंदिर श्रवणबेलगोला में जो स्थित है, इसका निर्माण चंद्रगुप्त ने किया था। इस मंदिर में भद्रबाहु तथा चंद्रगुप्त के जीवन संबंधी 90 दृश्य पाषाण पर अंकित हैं। कितने हैं? 90 दृश्य पत्थरों पर अंकित हैं। यही पुरालेख विधा साक्ष्य भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य को जोड़ने का प्रमाण यहीं से मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त युग के बाद के विदेशी व्यापार पर इनमें से कौन सा किसी भी तरह का परिणाम नहीं डालता है? ऑप्शन ए, श्रेणियां अपने महत्व खो चुकी थी, बी है सामान्य उपयोग के लिए सिक्कों का अभाव था, सी है देश के एक कोने से दूसरे कोने में दस्तकार और व्यापारियों के जाने में गतिहीनता और डी है कई दस्तकारियाँ पूरी तरह से विनष्ट हो चुकी थीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुप्त युग के बाद के विदेशी व्यापार इनमें से कौन सा किसी भी तरह का परिणाम नहीं डालता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कई दस्तकारियाँ पूरी तरह विनष्ट हो चुकी थीं। गुप्त काल के बाद दस्तकारियाँ पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। गुप्त काल के बाद दस्तकारियाँ पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी, क्योंकि यहीं से हमको वेंगसान के अनेक प्रकार के रेशमी और सूती वस्त्रों का उल्लेख भी मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस काल में वस्त्र उद्योग उत्कृष्ट अवस्था में था। इसका वर्णन हमें वेंगसान से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तहकीक ए हिंद सुप्रसिद्ध साहित्यिक कृति किसके द्वारा रचित है? तो ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल-बरूनी। तहकीक ए हिंद तथा किताब अल हिंद नामक पुस्तक का लेखक जो है वो अल-बरूनी है। यह एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक तथा विचारक था। इसकी विद्वता से प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने उसे राज घोषित नियुक्त कर दिया था। अल-बरूनी अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत, गणित, खगोल विज्ञान इत्यादि प्रमुख का जानकार भी था। सुल्तान महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय अल-बरूनी भी भारत आया था और कई वर्षों तक पंजाब में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में मसाहत शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के काल में। राइट आंसर बी हो जाएगा। अलाउद्दीन के काल में भू राजस्व की दर सर्वाधिक थी। एक अध्यादेश द्वारा उसने उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित किया था। अलाउद्दीन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। इसके लिए उसने बिस्वा को इकाई माना। सल्तनत काल में मसाहत भूमापन प्रणाली को पुनर्जीवित करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त होता है। यह लगान को गल्ले के रूप में लेना पसंद नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित चिश्ती सूफियों को कालक्रमानुसार रखें। तो इसको कालक्रम के अनुसार रख लेते हैं, कौन सा सही होगा? शेख निज़ामुद्दीन औलिया का हो जाएगा 1236 से 1325। 1236 से
1325। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हो जाएगा 1143 से 1236। और शेख नासिरुद्दीन चिराग का हो जाएगा 1274 से 1356। और शेख फरीदुद्दीनगंज ए शकर का हो जाएगा 1175 से 1265। तो इसमें थोड़ा अच्छे से लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिए कि इसमें बोल देते हैं। शेख निज़ामुद्दीन औलिया का है 1236 से 1325। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है 1143 से 1236। और शेख नासिरुद्दीन चिराग का है 1274 से 1356। और शेख फरीदुद्दीनगंज ए शकर का है 1175 से 1265। तो सबसे पहले इसमें जो हो जाएगा वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1143 से पहले नंबर पर ये हो जाएगा 1143 से 1236। और फिर शेख फरीदुद्दीनगंज हो जाएगा 1175 से, ये दूसरे नंबर पर आए 1175 से 1200 फरीदुद्दीन 1175 से 1265। और फिर उसके बाद हो जाएगा शेख निज़ामुद्दीन औलिया 1236 से 1325। 1236 से 1125। और फिर उसके बाद हो जाएगा नासिरुद्दीन चिराग का 1274 से 1356। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, BDAC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1665 में निम्नलिखित में से किसने बम्बई को अपने अधिकार में ले लिया था? तो ये ले लिया था जेरल्ड अग्नियार ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब चारनाक ने कोलकाता को बसाया था, जेरल्ड अग्नियर ने बम्बई पर अधिकार कर लिया। तब यह नगर बहुत ही सामान्य अवस्था में था। बाद में अंग्रेजों ने इसे एक व्यापारिक रूप में विकसित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्टेस्क्यू की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? तो इनकी पुस्तक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मॉन्टेस्क्यू का जन्म हुआ था 18 जनवरी 1689 में। 18 जनवरी 1689 में हुआ था इनका जन्म। चार्ल्स लुईस सेकेंड उनके बचपन का नाम था। वह फ्रांस का एक प्रसिद्ध विचारक था, जलवायु विशेषज्ञ था तथा इतिहासकार भी था। द स्पिरिट ऑफ लॉज इसकी सर्वाधिक विख्यात पुस्तक या रचना मान सकते हैं। इसका प्रकाशन हुआ था 1748 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ और वह सर्वत्र श्रृंखलाओं में जकड़ा हुआ है? तो ये कहा था रूसो ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलग्रेड के प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन सितंबर 1 से 6 और 1961 में कितने देशों और सरकारों ने भाग लिया था? नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें लिया गया था 25। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था 1961 में बेलग्रेड में। इसमें 25 अफ्रीकी तथा एशियाई देशों ने भाग लिया था और एक यूरोपीय राष्ट्र इसमें शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मित्र राष्ट्रों ने अटलांटिक चार्टर जारी किया था, तो ये किया था 1941 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जून
1941 में जर्मनी का सोवियत संघ पर आक्रमण हुआ और फिर 1941 में जापान के द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर में नौसैनिक अड्डे पर बमबारी हुआ और अमेरिका पर प्रहार ने द्वितीय विश्व युद्ध की दशा बदल दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 अगस्त 1941 को एटलांटिक चार्टर एक्ट जारी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों में से कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था और 1923 में इसका उत्खनन हुआ था। उत्खनन से हड़प्पा के किले के बाहर कुछ ऐसे भवन मिले जिनकी पहचान कर्मचारियों के आवास के रूप में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है कालीबंगा में। राइट आंसर हो जाएगा सी। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। ये इसकी खोज हुई थी 1952 में। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ खुदाई से लेकर बेलनाकार मोहरे, हल के निशान, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग आदि मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो ये स्थित है मुंडीगाक। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो ये थी चंदना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जनमत के अनुरोध पर महावीर स्वामी द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई। प्राथमिक संघ के समय महावीर के 1,59,000 भिक्षु तथा 3,18,000 भिक्षुणी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था? तो ये किया था अजातशत्रु ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मगध के शासक अजातशत्रु ने क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? तो ये है महापरिनिर्वाण सूत्र। राइट आंसर हो जाएगा ए। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में। 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसके बाद लगातार अपने विचारों से लोगों को अवगत कराते रहे। बुद्ध सबसे अधिक 21 बार जो श्रावस्ती में है वहाँ वास किए थे और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में इन्होंने शरीर त्याग दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के कुशीनगर के अंतिम यात्रा का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है नागार्जुन कोंडा में। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? नागानंद हर्ष ये सही सुमेलित है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ये भी सही है। मृच्छ कटिकम शूद्रक ने लिखा ये भी सही है। रत्नावली राजशेखर तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये गलत है। रत्नावली जो है वो हर्ष की नाटक है, राजशेखर की नहीं है। हर्षवर्धन को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। पहला प्रियदर्शिका, फिर रत्नावली तथा नागानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूना ताम्रपत्र लेख संबंधित है तो किससे संबंधित है? ये संबंधित है प्रभावती गुप्ता से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इसका विवाह वाकाटक वंश
में किया गया था। प्रभावती गुप्ता का शासन सत्ता में सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। इसी से प्रभावित होकर पूना ताम्रलेख लिखवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुप्त राजाओं का सामंत नहीं था? तो परिव्राजक नहीं था, राइट आंसर ए हो जाएगा। सेंद्रक गुप्त राजाओं का सामंत, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। सेंद्रक नहीं था, सामंत बाकी सभी थे, परिव्राजक थे, उच्चकल्प थे, वर्मन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसका देख लेते हैं। मनुस्मृति की सबसे पहले रचना हुई थी 220 ईसा पूर्व में, 220 ईसा पूर्व में हुई थी। और फिर उसके बाद हुई थी रामायण की 31 ईसा पूर्व में, 31 ईसा पूर्व में। और फिर उसके बाद संहिता हुई थी 78 ईसा पूर्व में। और फिर जो कुमार संभव है, ये जो है गुप्तकालीन रचना है कनिष्क के समय की, तो ये सबसे लास्ट में होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CBAD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब के राज्यकाल में नुस्ख-ए-दिलकुशा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये लिखा था भीमसेन ने, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका देख लेते हैं कौन सा पहले। कारण कथन क्या है? कथन है झरोखा दर्शन अकबर द्वारा शुरू की गई एक नई प्रथा थी और इसका उद्देश्य शासक और उसकी प्रजा के बीच व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना था। तो सही है ये। और कारण है जैसे जैसे अकबर की प्रतिष्ठा बढ़ी, कुछ लोगों ने यह नियम बना लिया कि जब तक बादशाह का दर्शन न हो जाए वे कुछ भी न खाएंगे न पिएंगे। तो ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। झरोखा दर्शन अकबर द्वारा शुरू की गई एक नई प्रथा थी और इसका उद्देश्य जो था वो शासक और उसकी प्रजा के बीच व्यक्तिगत संबंध स्थापित करता था। तो राइट आंसर हो जाए ए, मतलब सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइन ए अकबरी एक है, तो ये क्या है? यह है अकबर के साम्राज्य का सांख्यिकी दस्तावेज है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अकबर नामा अबुल फजल द्वारा 7 वर्षों में लिखी गई इसकी आखिरी जिल्द आईन अकबरी है, जिसमें अकबर कालीन शासन प्रणाली तथा साम्राज्य का सांख्यिकी दस्तावेज मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद से नहीं जुड़ा है? तो ये नहीं जुड़ा है उल्मा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उल्मा धार्मिक लोगों को कहा जाता है जो कुरान के विशेष जानकार होते हैं, जबकि खानका, पीर और शेख जैसे शब्द सूफीवाद से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डांडी किस जिले में स्थित है? डांडी स्थित है नवसारी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डांडी गुजरात राज्य के नवसारी जिले में स्थित है। 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम में डांडी गांव तक 24 दिनों तक पैदल यात्रा की थी, मार्च निकाला था, जिसके बाद सबने अवज्ञा आंदोलन शुरुआत की गई थी इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम इस्पात संयंत्र किसने लगाया था? तो ये लगाया था जमशेदजी नुसावान जी टाटा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देश का पहला इस्पात संयंत्र 1907 में जमशेद जी ने लगाया था बिहार के साकची, जो कि वर्तमान में झारखंड में है, इस नामक स्थान पर करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।